स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 10th क्लास केमिस्ट्री रासायनिक अभिक्रिया पार्ट 2। तो आइए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हम आपको रासायनिक समीकरण के बारे में बताए थे। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, कि किसी दिए हुए रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे ये हम बताएंगे। आइए पहले हम ये देखेंगे कि कोई समीकरण संतुलित है या असंतुलित है, इसको कैसे जानेंगे। ये स्क्रीन के ऊपर आप एक रासायनिक अभिक्रिया देख रहे हैं, Mg प्लस HCl MgCl2 प्लस H2। समीकरण में जो तीर का चिन्ह दिया है, चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या की हम गिनती कर लेते हैं। इसके बाद हम तय करते हैं कि किस प्रकार के परमाणु असंतुलित हैं और किस प्रकार के परमाणु असंतुलित नहीं हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम तत्व मैग्नीशियम पर विचार करेंगे, Mg पर। तो बाईं ओर इसको ये देखिए, समीकरण के बाईं ओर ये आपका Mg का एक परमाणु है और समीकरण के दाईं ओर भी आपका Mg का एक परमाणु है। इसके बाद आपका क्लोरीन बाईं ओर एक परमाणु है, दाईं ओर दो परमाणु है। हाइड्रोजन का बाईं ओर एक परमाणु है और दाईं ओर दो परमाणु है। इसी को हम टेबल में लिख रहे हैं। देखिए, Mg का बाईं ओर एक परमाणु, दाईं ओर एक परमाणु, क्लोरीन का बाईं ओर एक परमाणु, दाईं ओर दो परमाणु, हाइड्रोजन का बाईं ओर एक परमाणु, दाईं ओर दो परमाणु। अब हम परमाणुओं को संतुलित करने के लिए समीकरण के सबसे क्लिष्ट सूत्र का उपयोग करते हैं। इस समीकरण में सबसे क्लिष्ट सूत्र है MgCl2। चूंकि समीकरण Mg के संदर्भ में पहले से संतुलित है, लेकिन Cl2 के संदर्भ में संतुलित नहीं है, तो इसलिए Cl की संख्या को हम लोग बराबर करने के लिए इसमें गुणक 2 लगाकर लिख देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, Mg है और ये HCl है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके पहले 2 का गुना करेंगे। ये देखिए, 2 से गुना यहाँ हम करेंगे। एक और बात आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमने ये लाल रंग से दिखाया, इसका क्या सेंस है। इसका ये सेंस है कि इसमें से हम ये 2 को नहीं हटा सकते हैं किसी भी कीमत पर। तो 2 को नहीं हटा सकते हैं और यहाँ पर हमको यहाँ H देख रहे हैं, H के साथ भी लाल रंग देख रहे हैं, यहाँ इस 2 को भी हम लोग नहीं हटा सकते हैं। यानी संतुलित करने के लिए हमको कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। तो यहाँ Cl2 है और यहाँ Cl है, तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर हम लोग 2 से गुना कर दिए। तो 2 से गुना कर दिए तो देखिए, यहाँ पर इधर Mg और इधर Mg दोनों बराबर हो गया। इधर हाइड्रोजन 2 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 2 हो गया, इधर क्लोरीन भी आपका 2 हो गया, इधर क्लोरीन भी आपका 2 हो गया। अब यह जानने के लिए कि हमारा समीकरण संतुलित हुआ कि नहीं हुआ, दोनों ओर हम परमाणुओं की संख्या पर विचार कर लिए। इसी चीज को हमने टेबल के रूप में आपको दिखाया है। ये देखिए, बाईं ओर आपका जो है मैग्नीशियम का एक परमाणु, दाईं ओर भी एक परमाणु, क्लोरीन का बाईं ओर भी 2 परमाणु, दाईं ओर भी 2 परमाणु, हाइड्रोजन का बाईं ओर भी 2 परमाणु, दाईं ओर भी 2 परमाणु। इस तरह से हमारा समीकरण जो है संतुलित हो गया। एक और हम उदाहरण पर विचार करेंगे। ये देखिए, स्क्रीन के ऊपर एक रासायनिक अभिक्रिया आपको नजर आ रही है, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। पूर्व की भांति यहाँ भी हम तीर के दोनों ओर प्रत्येक परमाणुओं की संख्या की गिनती करते हैं। क्या नतीजा आता है,
ये आपको एफी मतलब लोहा, लोहा के बाईं ओर एक परमाणु है, देखिए बाईं ओर आपका एक परमाणु है और ये दाईं ओर आपका 3 परमाणु है। ऑक्सीजन पर विचार करें, बाईं ओर एक परमाणु है, दाईं ओर 4 परमाणु है। हाइड्रोजन बाईं ओर आपका 2 परमाणु है और दाईं ओर भी 2 परमाणु है। तो Fe और O के संदर्भ में यह समीकरण जो है आपका असंतुलित है। अब हम इसको संतुलित करने के लिए सबसे इसमें जो क्लिष्ट सूत्र है आपका वो है Fe3O4। इसी में हम लोग कुछ फेरबदल पहले करेंगे। तो ये देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि Fe के पहले, चूंकि यहाँ Fe3 है, यहाँ पर आपको ये Fe3 है, तो यहाँ पर 3 से हम लोग गुना कर देंगे। 3 से गुना कर देंगे तो दोनों ओर Fe की संख्या बराबर हो गई। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की संख्या 2 है लेकिन ऑक्सीजन की संख्या 1 है और इधर क्या है 4 है, तो यहाँ पर हम 4 से गुना करेंगे। यहाँ से हम 4 से गुना करेंगे। अब फिर गड़बड़ हो गया, इधर हाइड्रोजन आपका 2 हो गया और इधर हाइड्रोजन जो है आपका जो है बराबर नहीं हुआ। जब इसमें हम 4 से गुना कर दिए तो ये 4 दूना 8 हो गया। तो हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हाइड्रोजन के लिए यहाँ जो आप देख रहे हैं ये 4 से गुना कर देंगे। गुना करने के बाद क्या मिलेगा, ये देखिए 3Fe + 4H2O Fe3O4 + 4H2। अब आप प्रत्येक परमाणु की संख्या पर विचार कीजिए। Fe यानी लोहा का इधर 3 परमाणु, इधर भी 3 परमाणु। हाइड्रोजन का 4 दूना 8 परमाणु, इधर भी 8 परमाणु। ऑक्सीजन का इधर भी नतीजा आपको 4 परमाणु है और यहाँ भी आपको 4 परमाणु है। इस तरह से अब आप देखेंगे तो ये समीकरण आपको संतुलित हो गया। अब हम लोग बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की। तो रासायनिक अभिक्रिया का पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया, इसको कुछ लोग संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया भी कुछ लोग कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, ऊष्मीय अपघटन और वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को भी 2 भागों में कुछ लोग बांटते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक और अभिक्रिया है उसका नाम है अवक्षेपण अभिक्रिया। इसके अलावा एक उदासीनीकरण अभिक्रिया भी है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया की। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे कोई पदार्थ A है, वह B से संयोग किया और C का निर्माण किया। अगर C का गुण A और B के गुण से बिल्कुल भिन्न है तो यह एक संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। अब आइए उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। कार्बन, ये देखिए ये रहा आपको कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अभिक्रिया होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ में ऊष्मा निकलती है। एक और अभिक्रिया पर विचार कर लेते हैं। ये आपका नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। जब इसको गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है, ये भी एक संयोजन अभिक्रिया है। पहली अभिक्रिया में ऊष्मा निकल रही है और दूसरी अभिक्रिया में ऊष्मा दी जा रही है, इसलिए जिस अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है उसको हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपघटन अभिक्रिया की। तो वियोजन या अपघटन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से 2 या अधिक सरल यौगिक बनते हैं जिनके गुण
मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। मान लीजिए कि कोई पदार्थ आपका ए है और बी और सी दो अलग अलग गुण वाले पदार्थों में टूट गया, तो हम लोग कहेंगे कि यह एक विघटन अभिक्रिया है। उदाहरण लेते हैं, दो उदाहरण लेते हैं एक साथ। ये देखिए, ये हुआ आपका कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब हम गर्म किए तो आपका बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यह एक विघटन अभिक्रिया है। उसी तरह से आपका पानी H2O जो जल है उसका वैद्युत अपघटन करते हैं तो ये H2 और O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। पहली अभिक्रिया को हम लोग ऊष्मीय अपघटन कह सकते हैं और दूसरी अभिक्रिया को हम लोग वैद्युत अपघटन कहते हैं, क्योंकि पहली अभिक्रिया ऊष्मा के माध्यम से अपघटन की क्रिया होती है और दूसरी अभिक्रिया जो होती है वह विद्युत के माध्यम से अपघटन की क्रिया होती है। इसलिए इसको ऊष्मीय अपघटन और वैद्युत अपघटन के नाम से क्रमशः जाना जाता है। अब हम बात करेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया की। वह अभिक्रिया जिसमें किसी अणु में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। एकल विस्थापन अभिक्रिया जो है वह कहलाती है। ये देखिए, यहाँ पर एक पदार्थ A है और दूसरा पदार्थ आपका BX है, यानी कि यहाँ पर ये X जो देख रहे हैं वह कोई परमाणु या परमाणु का समूह है। इसको जब इसमें A मिलता है तो A B से उसको विस्थापित करके और उसके साथ हो जाता है और B को अलग कर देता है। यानी कि यहाँ विस्थापन किसका होता है? B का होता है। किससे विस्थापन होता है? BX से होता है। तो चूंकि एक ही चीज का विस्थापन होता है इसलिए इसको हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ये उदाहरण के द्वारा समझिए। स्क्रीन पर आपको दो उदाहरण नजर आ रहा है। ये देखिए, ये आपका है कॉपर सल्फेट। यहाँ पर कॉपर के साथ सल्फेट मूलक है। जब इसमें हम लोहा मिलाते हैं तो ये लोहा क्या करता है? सल्फेट को अलग कर देता है कॉपर से और स्वयं उसके साथ हो जाता है और इस कॉपर को विस्थापित कर देता है। दूसरे उदाहरण में ये आपके सल्फेट को जिंक विस्थापित करके जिंक सल्फेट बना लेता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो चूंकि इसमें एक ही चीज विस्थापित हो रहा है दोनों अभिक्रिया में कॉपर, इसलिए इस अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की। द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक और नाम है उभय अपघटन अभिक्रिया। इसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को सामान्य समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। कैसे निरूपित किया जाता है? ये देखिए, ये आपका हुआ AX और ये हुआ आपका BY। यहाँ देखिए, यहाँ X है और यहाँ पर ये Y है। तो यहाँ पर A क्या करता है? यहाँ पर Y को विस्थापित कर देता है और उसके साथ हो जाता है, यानी यहाँ पर BY का भी विस्थापन हो गया। और विस्थापन करने के लिए, अपघटन करने के लिए AX स्वयं अपघटित हो जाता है और उसका X जो होता है ये B के साथ हो जाता है। यानी कि यहाँ दो पदार्थ में से एक पदार्थ अपघटित होता है दूसरे को अपघटित करने के लिए, यानी कि खुद भी अपघटित होता है और दूसरे को भी अपघटित कर देता है। जैसा कि साहित्य में कहा जाता है कि खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे हम। वही कहानी यहाँ पर केमिस्ट्री में होती है। ए स्वयं अपघटित होता है और BY को भी अपघटित कर देता है और फिर ये दोनों पुनः संयोग करके AY और BX का निर्माण करते हैं। इसको उदाहरण द्वारा समझिए। ये देखिए, आपका सोडियम क्लोराइड स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यही आपका सोडियम क्लोराइड है, NaCl।
और ये किससे मिला? AgNO3 से। AgNO3 को विघटित करने के लिए खुद विघटित हो गया और क्या बना? AgCl और NaNO3। कुछ विद्यार्थी NaNO3 कह देते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा, NaNO3। तो ये NaCl और AgNO3 के मिलने से AgCl प्लस NaNO3 का निर्माण होता है। आइए एक और उदाहरण से बात करते हैं। ये देखिए, बेरियम क्लोराइड मिलता है सोडियम सल्फेट से। ये खुद अपघटित हुआ और इसको भी अपघटित कर दिया। बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो गया। उम्मीद है कि आप इस अभिक्रिया को समझ गए होंगे। एक और अभिक्रिया की बात करेंगे। इस अभिक्रिया का नाम है अवक्षेपण अभिक्रिया। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। ऐसी अभिक्रियाएं अवक्षेपण कहलाती हैं। पृथक होने वाला ठोस पदार्थ अवक्षेप कहलाता है। जब सोडियम क्लोराइड के विलयन और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के बीच में अभिक्रिया होती है, तो ये आपका AgCl जो होता है, ये AgCl, ये देखिए, ये सोडियम क्लोराइड ये घोल रूप में होता है, विलयन रूप में होता है। AgNO3 भी विलयन रूप में होता है, लेकिन ये आपका ठोस बन जाता है AgCl और ये द्रव बन जाता है। ये अवक्षेप के रूप में बैठ जाता है। अब अवक्षेप को मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि जैसे दूध फट जाता है तो आपको जैसे उसमें छेना तैरने लगता है द्रव्य पदार्थ में, उसी तरह से यह अवक्षेपण अभिक्रिया आपको होती है। हमने आपका पहला लेक्चर में ये चीज को चित्र के माध्यम से भी दिखाया था। अगर न देखे होंगे तो आप फर्स्ट लेक्चर को एक बार और देख लीजिए, इंट्रोडक्शन में आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम उदासीनीकरण अभिक्रिया की। उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। यानी कि अम्ल और भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल के निर्माण की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर हम दिखाए हैं, देखिए, अम्ल और भस्म मिला तो लवण और जल बना। आप कहेंगे कोई रासायनिक पदार्थ का उदाहरण दीजिए। ये लीजिए, मैं सूत्र के माध्यम से दे दिया उदाहरण, आपके सामने है। ये NaOH क्या है? भस्म है। HCl क्या है? अम्ल है। NaCl क्या है? लवण है। यह वही NaCl है जो आपके घर में नमक के रूप में प्रयोग आता है। और H2O पानी को तो आप जानते ही हैं। तो लवण और जल का आपका निर्माण हो गया। NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O। NaOH आपका भस्म है और HCl आपका अम्ल है। ये उससे NaCl का निर्माण हुआ और H2O का निर्माण हुआ। इस तरह से यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अब हम बात करेंगे नई अभिक्रिया की। उसका नाम है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। एक शब्द में कोई हमसे पूछे कि ऑक्सीकरण अवकरण क्या है, तो हम तो यही कहते हैं कि यह संयोग और वियोग की कहानी है। तो चूंकि संयोग और वियोग ऐसी प्रक्रिया है जो साथ साथ होती है, इसलिए ऑक्सीकरण और अवकरण की अभिक्रियाएं भी साथ साथ होगी। थोड़ा सा आपको सुनने में अटपटा लगता होगा कि संयोग और वियोग साथ साथ कैसे होती है, तब मैं आपको समझाता हूँ। किसी मनुष्य की जब मौत से संयोग होता है तो जिंदगी से वियोग होता है, और जब जिंदगी से संयोग होता है तो मौत से वियोग होता है। एक नई नवेली दुल्हन जब ससुराल जाती है तो ससुराल से संयोग होता है, उसका नैहर से वियोग होता है, मायके से वियोग होता है। उसी तरह से ये ऑक्सीकरण अवकरण संक्षेप में संयोग और वियोग की कहानी है, और प्रकृति में संयोग और वियोग साथ साथ होते हैं। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया भी और ऑक्सीकरण अवकरण भी
साथ साथ होता है, इसलिए इसको हम लोग एक नाम से पुकारते हैं और वह नाम है रिडॉक्स अभिक्रिया। आइए अब हम बारी बारी से ऑक्सीकरण और अवकरण की बातें करेंगे। तो ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होता है या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का वियोग होता है या निष्कासन होता है, उसको हम लोग अवकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे। तो अवकरण अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण के ठीक उल्टी होती है। अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग होता है या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का वियोग होता है, उसको हम लोग ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। आइए अब हम उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ये स्क्रीन के ऊपर एक रासायनिक अभिक्रिया हम दिखा रहे हैं, CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O। यहाँ गौर से देखिए, ये आपको CuO से O का वियोग हुआ तो ये आपका बना Cu, यानी कि जब इसका ऑक्सीजन से वियोग हो गया तो कॉपर का अवकरण हो गया। और ये H2 है हाइड्रोजन, ये O से मिल गया, H2O बना तो इसका हो गया ऑक्सीकरण, क्योंकि ऑक्सीजन से मेल जो होता है वह ऑक्सीकरण कहलाता है। इसलिए इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होती है। आपको फिर ये देखिए, हमने ये चित्र के माध्यम से दिखाया है कि कॉपर है Cu, इसका अवकरण हो रहा है और Cu बन रहा है। और नीचे देखिए, ये हाइड्रोजन है, ये O से संयोग कर रहा है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। इस तरह से ऑक्सीकरण अवकरण की क्रिया साथ साथ होती है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए, क्लोरीन जो है हाइड्रोजन से संयोग कर रहा है, इसलिए क्लोरीन का जो है ये क्लोरीन हुआ आपका, और ये संयोग किया हाइड्रोजन से, HCl का निर्माण किया, इसलिए हाइड्रोजन से संयोग अवकरण कहलाता है। और यहाँ पर आपको ये सल्फर जो है हाइड्रोजन से इसका वियोग हो गया, इसलिए यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीकरण हो गया। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर भी समाप्त होता है और ये आपका चैप्टर भी समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर अम्ल भस्म और लवण के साथ। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू। आप इंतज़ार कीजिए हमारे अगले वीडियो का, और अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब न किए हो तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर करें।